रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड। ये नाम तो शायद बहुत लोगों ने सुना होगा। आज हमारे पास इसका एक सारांश है और हम इसी से उन आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने पैसे को लेकर कई लोगों की सोच बदली है। हाँ बिल्कुल, ये किताब बहुत प्रभावशाली रही है। इस किताब में दो पिताओं की बात है, बिल्कुल अलग सोच वाले, एक अमीर डैड और एक गरीब डैड। हमारा मकसद है कि हम समझें कि इनके नजरिए में क्या फर्क था और पैसे से जुड़े जरूरी सबक क्या हैं। सही, दो अलग दुनियाएं एक ही घर में। एक सवाल जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करता है वो ये कि अमीर असल में पैसे के लिए काम क्यों नहीं करते। चलिए इसी पे जरा बात करते हैं। हाँ, ये किताब का एक सेंट्रल आइडिया है। तो सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात जो किताब सिखाती है वो है संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारी यानी लायबिलिटीज के बीच का फर्क। जी। अमीर डैड का कहना था कि संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे कोई किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी या स्टॉक से डिविडेंड। और देनदारी वो जो पैसा निकाले, जैसे कार का लोन या घर का लोन। उनका नियम बड़ा सीधा था, पहले संपत्ति बनाओ, फिर उस संपत्ति से जो कमाई हो उससे अपने शौक पूरे करो। बिल्कुल, और यहीं पर अक्सर लोग चूक जाते हैं, अपने घर को सबसे बड़ी संपत्ति मान लेते हैं। हाँ, ये तो बहुत आम है। लेकिन कियोसाकी के हिसाब से अगर आपके घर पर लोन है और वो आपको कोई किराया कमाकर नहीं दे रहा, तो वो असल में आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, तो वो एक देनदारी हुई, है ना? सही कहा, तो वो संपत्ति नहीं हुई जब तक वो पैसा देना। बिल्कुल, ये छोटा सा फर्क समझना ही पूरी सोच की नींव है। और इसी फर्क को न समझ पाने की वजह से क्या लोग अक्सर चूहा दौड़ जिसे कहते हैं रैट रेस, उसमें फंस जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, उसी में फंस जाते हैं। ये वही चक्कर है, आप खूब मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर सारे बिल भरते हैं और महीना खत्म होते होते पैसा भी खत्म। फिर जैसी थोड़ी कमाई बढ़ती है, लोग अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं, जिसे आजकल फैंसी भाषा में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। अच्छा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हाँ, और नतीजा ये है कि वो उस दौर से कभी निकल ही नहीं पाते। गरीब और मिडिल क्लास वो पैसे के लिए काम करते रहते हैं, जबकि अमीर लोग वो ऐसे सिस्टम या तरीके बनाने पर ध्यान देते हैं जिनसे पैसा खुद ब खुद आता रहे। पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। हाँ, पैसिव इनकम बनती रहे। यहीं पर वो फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसे की समझ काम आती है, जो मैं स्कूलों में आमतौर पर नहीं सिखाई जाती। किताब ये भी कहती है माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी नौकरी करते हुए भी साइड में कुछ और करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ अपनी तनख्वाह पर निर्भर मत रहो। अपना खुद का बिजनेस या ऐसी संपत्ति खड़ी करो जो आपकी जेब में पैसा डाले। ये स्टॉक हो सकता है, रियल एस्टेट, या कोई छोटा सा अपना काम। तो अपनी नौकरी के साथ साथ। हाँ, साथ साथ। कियोसाकी की एक बहुत पते की बात है, अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग देनदारियां खरीदते हैं और उन्हें गलती से संपत्ति समझ बैठते हैं। ये सारा सोच का खेल है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प पॉइंट है टैक्स का और बड़ी कंपनियों कॉर्पोरेशंस का इस्तेमाल। किताब कहती है कि टैक्स के नियम अक्सर बिजनेसमैन और निवेशकों के लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं। ये कैसे? देखिए, इसको आसान भाषा में समझें तो जो नौकरी करता है वो पहले कमाता है, फिर सरकार को टैक्स देता है और जो बचता है उसे खर्च करता है। कमाई माइनस टैक्स माइनस खर्च। ठीक है। लेकिन जो बिजनेसमैन है वो अक्सर एक कंपनी के जरिए काम करता है, तो पहले कमाता है, फिर कंपनी के बिजनेस से जुड़े खर्चे दिखाता है, जैसे ऑफिस का किराया, आना जाना वगैरह। हाँ। और जो मुनाफा आखिर में बचता है उस पर टैक्स देता है। ओह, तो खर्च पहले, टैक्स बाद में। हाँ, कमाई, खर्च, टैक्स, ये एक बड़ा फायदा है। और साथ ही जो पैसिव इनकम होती है, जैसे किराए से कमाई या डिविडेंड, उस पर टैक्स की दर अक्सर नौकरी की सैलरी पर लगने वाले टैक्स से कम होती है। ये तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। अच्छा, किताब में कुछ और भी बातें हैं, जैसे अमीर पैसा बनाते हैं और सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए नौकरी मत करो, पैसा बनाने के नए मौके देखने पड़ते हैं। उसके लिए दिमाग खुला रखना पड़ता है, थोड़ी क्रिएटिविटी और हाँ, थोड़ी हिम्मत भी चाहिए। सिर्फ एक ही चीज में माहिर होने से बेहतर है कि आप कई तरह के स्किल्स सीखें, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, लोगों को साथ लेकर चलना, लीडरशिप। ये स्किल्स आपको अपना सिस्टम बनाने में मदद करते हैं। हाँ, जैसे कियोसाकी ने खुद सेल सीखने के लिए ज़ीरॉक्स में काम किया था, है ना? बिल्कुल, वो कहते भी हैं कि नौकरी अक्सर एक लंबी समस्या का छोटा टेम्परेरी समाधान है।
मतलब वो आपको आज का बिल भरने में मदद करती है, पर लंबी रेस में शायद आपकी दौलत बनाने में उतनी मददगार ना हो। ये बात तो सोचने वाली है। अच्छा, पर ये सब सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन करने में डर भी तो लगता है। जैसे पैसा डूब गया तो, या मुझसे नहीं होगा, ये शक, आलस भी आता है। हाँ, और किताब इन रुकावटों की, इन बाधाओं की बात भी करती है। डर लगना, शक होना, आलस आना, ये सब स्वाभाविक है। तो इनसे कैसे निपटें? किताब कहती है कि छोटे छोटे कदम उठाओ, किसी ऐसे इंसान से सलाह लो जो ये सब कर चुका हो, मतलब कोई मेंटर ढूंढो, और सबसे जरूरी, सीखते रहो लगातार। डर तो सबको लगता है, पर उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। सही कहा। तो अगर पूरी बात को हम समेटें तो सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि सिर्फ सैलरी के पीछे भागने के बजाय अपना ध्यान ऐसी चीजों, ऐसी संपत्ति बनाने पर लगाओ जो आपके लिए पैसा कमाए, आपकी जेब में पैसा डाले। और इसके लिए लगातार सीखना, फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जैसा किताब में अलग अलग तरह की आय का जिक्र है, एक जो आप मेहनत करके कमाते हैं, अर्न्ड, दूसरी जो निवेश से आती है, पोर्टफोलियो, और तीसरी जो बिना ज्यादा मेहनत के आती रहती है, पैसिव। इन सब के टैक्स नियम भी अलग अलग हैं। तो यहाँ एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने लायक है। इन अलग अलग तरह की आय और उनके टैक्स के फर्क को समझना किसी के अपने करियर और पैसे से जुड़े फैसलों को कैसे बदल सकता है? सिर्फ ज्यादा सैलरी पाने की सोच से आगे बढ़कर शायद एक अलग नजरिया मिल सकता है। बिल्कुल, एक बहुत ही अहम सवाल